तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेसल हुक को, और आपको सारी अपडेट्स प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई मिलती रहेंगी। तो अपडेट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थी 1.98 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते ये 20% बढ़ के हो गई है 2.43 मिलियन व्यूअर्स। तो बहुत बड़ा जंप मारा है यहाँ पे स्मैकडाउन की व्यूअरशिप ने। और एक फैक्टर इसमें ये भी है कि ये जो कैरियन क्रॉस, ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस की जो स्टोरी लाइन चल रही है, इसकी वजह से एक सरप्राइज एलिमेंट था इस हफ्ते की स्मैकडाउन के एपिसोड में। इसके अलावा हमने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक बहुत ही कमाल का मैच देखा था, शिंसुके नाकामुरा वर्सेस गंथर का, और हिटरो ने अपना डेब्यू कर लिया। साथ ही साथ हमने रोंडा राउजी को भी देखा बहुत सारे डॉलर्स के साथ, और इसी की वजह से व्यूअरशिप में इतना बड़ा फायदा हो गया स्मैकडाउन को, और रोमन रेंस के ना होने के बावजूद। तो स्मैकडाउन का तो बहुत बढ़िया चल रहा है। रॉ 2 मिलियन से अभी नीचे चल रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि रॉ का भी 2 मिलियन से ऊपर का आंकड़ा जरूर जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते रोमन रेंस वापस आने वाले हैं, और ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का फेस टू फेस होने वाला है, और इसमें कैरियन क्रॉस कितनी बड़ी चुन लेते हैं ये भी थोड़ा देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं हमारे यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर ऑस्टिन थ्योरी की, और उन्होंने बताया कि कैसे विंस मैकमैन ने उन्हें एक सलाह दी थी जिसका वो आज भी पालन करते हैं। और अगर इस बात को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो ऐसी चीजों की उम्मीद करो जिसकी तुम्हें ना उम्मीद हो। और ऑस्टिन थ्योरी ने ये भी कहा कि ये सब चीजें मेरे साथ हुई हैं, मैं यंगेस्ट मनी इन द बैंक विनर बन गया, मैं यूएस चैंपियन बन गया, और ये सब चीजें होने की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सब चीजें मेरे साथ हुई। इसके अलावा ऑस्टिन थ्योरी ने विंस मैकमैन के रिटायरमेंट को लेकर बात करी कि एक ना एक दिन ये चीज होनी थी, और वो चीज हो गई। और साथ ही साथ ऑस्टिन थ्योरी ने विंस मैकमैन की राज की तारीफ करी, मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करी। माउंट रशमोर बताया उनको प्रो रेसलिंग का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विंस मैकमैन बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ी उनकी लेगेसी है, बहुत बड़ी कंपनी को उन्होंने बनाया, बहुत ही सक्सेसफुल बंदे हैं वो। और अगर आप रियलिटी देखो तो ऑस्टिन थ्योरी को बनाया ही विंस मैकमैन ने, क्योंकि इससे पहले अगर ऑस्टिन थ्योरी को आपने देखा होगा तो वो सेथ रॉलिंस के चेले बन के घूमते थे, फिर वो एनएक्सटी में चले गए। एनएक्सटी के बाद जब वो वापस मेन रोस्टर में आए तो वो विंस मैकमैन के साथ बिल्कुल एक तरीके से जुड़ गए, और तब से उनका करियर बिल्कुल टॉप पे चला गया। और मेरे हिसाब से ऑस्टिन थ्योरी बहुत ही लकी सुपरस्टार हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उनको विंस मैकमैन की गाइडेंस मिल गई। अब बात करते हैं फैन फेवरेट जॉन सीना के बारे में, जिनका डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती थी कि उनका हील टर्न हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? इसका जवाब दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने हेड राइटर ने, और इस हेड राइटर ने बताया कि मैंने और मेरी टीम ने कई बार कोशिश करी कि ऐसी स्टोरी लाइन को क्रिएट किया जाए जहां पे जॉन सीना का हील टर्न पॉसिबल हो पाए, और इस हील टर्न के लिए विंस मैकमैन भी काफी एक्साइटेड थे। लेकिन जिस तरह का जॉन सीना का कैरेक्टर था वो बच्चों में इतने फेवरेट थे, इतनी सारी वो मर्चेंडाइज बिकवाया करते थे कि एंड टाइम में विंस मैकमैन ने इस आइडिया को कैंसिल कर दिया। तो काफी कमाल की बात बताई यहाँ पे एक हेड राइटर ने जॉन सीना के बारे में और उनके हील टर्न के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि जॉन सीना का आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में 20 साल के करियर में कभी हील टर्न नहीं हुआ था, इसीलिए ये बात इतनी स्पेशल है। और इवन आपको पता होगा कि रॉक भी एक बार हील टर्न अपना कर चुके थे जब वो कॉर्पोरेट रॉक बन के आए थे। तो आप लगा लो कि कितने बड़े फैन फेवरेट हैं रॉक, और उनका भी हील टर्न हो चुका था डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन जॉन सीना हमारे हमेशा की तरह हीरो बन के रहे, और हमेशा की तरह फेस सुपरस्टार बन के रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जिनका बहुत तगड़ा यूज हो रहा है। क्लैश एट द कासल में उनका मैच होने वाला है, लेकिन उनको कुछ बैक इश्यूज आ गए, और पीडब्ल्यू इनसाइडर्स ने इस बात को कंफर्म किया उनको कुछ हफ्तों के लिए शायद शोज से गायब भी रहना पड़ेगा, स्मैकडाउन से गायब भी रहना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई सीरियस सर्जरी कराने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनको बेड रेस्ट की सख्त जरूरत है। और जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया कि स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का फेस ऑफ भी होने वाला है, उसके बावजूद ये जो ड्रू मैकिंटायर के बैक इश्यूज है, कहीं ना कहीं क्लैश एट द कासल पे ड्रू मैकिंटायर के लिए भारी ना पड़ जाए। और ड्रू मैकिंटायर इस समय अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाली फ्यूड में है, रोमन रेंस के साथ फ्यूड में है, और उनका सबसे बड़ा मैच होने वाला है क्लैश एट द कासल में, उनके ही घर में, यानी कि स्कॉटलैंड में, यानी कि यूके में। और इस समय ड्रू मैकिंटायर अपने बैक इश्यूज को बढ़ना या बढ़ाना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक सिंपल सा काम करना चाहिए, ड्रू मैकिंटायर को कम से कम एक्शन में लाओ, भले शो पे लाओ, प्रोमोस कट करवाओ, लेकिन एक्शन में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, स्पेशली 2-3 हफ्ते के लिए, क्योंकि अगर आप ड्रू मैकिंटायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनके लिए सबसे बड़ा मैच है। अब बात कर लेते हैं एजे स्टाइल्स की, जिनका अब तक क्लैश एट द कासल में कोई भी मैच सेट नहीं हुआ है। और इस बात की जो फ्रस्ट्रेशन है वो एजे स्टाइल्स ने अपने एक पॉडकास्ट के दौरान जाहिर करी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एजे स्टाइल्स ने कहा कि मैं चाहूंगा कि मुझे क्लैश एट द कासल में डाला जाए, और मैं ये नहीं जानता कि मैं किसी स्टोरी लाइन में हूँ या नहीं हूँ, और ये बड़े शर्म की बात है। और बहुत सारे परफॉर्मर्स के पास बहुत अच्छे मैचेस हैं। इसके अलावा मैं दुखी भी नहीं हूं, क्योंकि बहुत अच्छी नाइट होने वाली है क्लैश एट द कासल, साथ ही साथ बहुत अच्छे मैचेस भी होने वाले हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एजे स्टाइल्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस बात से कि उनको क्लैश एट द कासल में कोई भी बुकिंग नहीं मिली। और एजे स्टाइल्स ने जो वर्ड यूज किया कि बड़े शर्म की बात है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ, ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि वो बड़े तकड़े सुपरस्टार हैं, बहुत वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, और आपके पास उनके लिए कोई सुपरस्टार नहीं है, अपोनेंट नहीं है, जबकि वो कितने बड़े कैलिबर के सुपरस्टार हैं आपको अच्छे से पता है। अगले हफ्ते उनका बॉबी लैशली के साथ मंडे नाइट रॉ पर यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। देखते हैं वो स्टोरी लाइन कैसी जाती है, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्या पता ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी लाइन हो। और मैं आपको एक अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं एजे स्टाइल्स की एक पूरी फैक्शन या स्टेबल देखना चाहूंगा। पता नहीं वो कौन से गाइज होंगे, कौन से सुपरस्टार होंगे जिनको उनमें ऐड किया जाएगा, पर मैं देखना चाहूंगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिन बैलर के बारे में, जिन्होंने जजमेंट डे के एक्सपेंशन को लेकर कुछ बातें कही, और उनसे पूछा गया
गया कि एज के खिलाफ आप कितने लोगों को लाना चाहोगे और जजमेंट डे में शामिल कराना चाहोगे, जिस पर फिन बैलर ने कहा कि हर तरीके से तो नहीं, लेकिन हमें जरूरत है बहुत सारे सोल्जर्स की और मैं प्रेफर करूंगा क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी को। यानी बेसिकली फिन बैलर ये कहना चाहते हैं कि वो बेहतर सुपरस्टार ढूंढ रहे हैं, ना कि ज्यादा सुपरस्टार। इसके अलावा फिन बैलर ने एक बात ये भी कही कि मेरी क्वालिटी पर नजर है और मैं चाहूंगा कि जजमेंट डे में बहुत सारे मेंबर्स जुड़ें। तो फिन बैलर ने तो जजमेंट डे के डोर ओपन कर दिए हैं, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी रो के एपिसोड में कि डोमिनिक मिस्टीरियो का बिहेवियर थोड़ा अलग था। उन्होंने एज को धक्का भी मार दिया था, जबकि पिछले हफ्ते एज ने उनको स्पीयर भी मार दिया था गलती से। और मुझे ऐसा लगता है कि WWE ने अपने प्लान्स को एक्टिवेट कर दिया है, जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो का हिल टर्न होगा, साथ ही साथ वो जजमेंट डे को ज्वाइन भी करेंगे। और ये जो फिन बैलर ने क्वालिटी के ऊपर नजर है वाली लाइन बोली थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ ही इशारा कर रही है। और आप एक चीज और नोटिस करो कि एज और जजमेंट डे की फ्यूड तो चली रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टीरियोस को भी बीच में घुसाया जा रहा है। अब क्यों घुसाया जा रहा है ये आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।